हेलो स्टूडेंट्स, हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं और इस टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम अब पहुंच चुके हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ग्रेच्युटी और पेंशन में हम किस तरीके से टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आज हम जो देखेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो दो अलग तरीके के रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। पहला हम देखेंगे लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट वर्ड मीनिंग इसका क्या हो गया, लीव्स एंड कैश। लीव क्या हुआ, छुट्टी। हम ये देखते हैं हर एम्प्लॉयर के अपने रूल्स होते हैं कि वो एक साल में अपने एम्प्लॉय को 1 महीने की छुट्टी देगा, 1.5 महीने की छुट्टी देगा या 2 महीने की छुट्टी देगा। छुट्टी देगा का मतलब क्या है, वो विद पे छुट्टी देगा। एंड सी दीज आर सर्विस रूल्स, इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड लीव टू all employees. So as per the rules, employer is bound to pay or allow leave to the employees. बट हर एम्प्लॉयर क्या चाहता है कि उसका कर्मचारी कम से कम छुट्टी ले, क्योंकि छुट्टी लेगा तो उसका काम इफेक्ट होगा, छुट्टी कम लेगा तो उसका काम कम अफेक्ट होगा। तो इसके लिए उसके अंदर एक इंसेंटिव होता है कि इफ एम्प्लॉय विल सेव द लीव अलॉटेड टू हिम। सपोज उसको एम्प्लॉयर कह रहा है साल में 2 महीने की छुट्टी दूंगा। अब वो ये कह रहा है कि अगर तुम छुट्टी बचाओगे तो रिटायरमेंट पे तुम्हारी जितनी भी छुट्टियां बचाई हुई है उसके बदले में तुमको कैश मिल जाएगा। तो हर जना क्या कहेगा, सिर्फ अपनी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में ही छुट्टी लेगा। तो वो छुट्टी बचाना चाहेगा क्योंकि उसको फाइनेंशियल बेनिफिट है और एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट हो रहा है कि उसका काम अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये अर्न लीव का मतलब अर्न लीव्स अर्न employee. If employee is not availing the leave, it means employee is earning the leave, and all these leave are accumulated and they are paid for cash. So this is known as leave encashment या encashment of earned leave salary. हिंदी में हम कहेंगे उपार्जित अवकाश या अर्जित अवकाश। जो अवकाश उसने बचाया उसके बदले में जो अर्जन हुआ उसको, दैट इज नोन एज एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव सैलरी। तो अब इसके अंदर क्या हमें देखना है, कई बार क्या होता है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड भी ये मिल जाता है। तो ड्यूरिंग सर्विस पीरियड में वो रिटायर नहीं हुआ, वो कह रहा है अभी मेरी 4 महीने की छुट्टी बचाई हुई है, मुझे इसकी 4 महीने की सैलरी दे दो, तो ये माना जाएगा रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस। इसके लिए सिंपल सा रूल है, अगर कोई रिटायर नहीं हो रहा है और उसको लीव इन कैश हो रही है तो जितना अमाउंट मिला है पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे नॉन गवर्नमेंट है, इन बोथ द कंडीशंस। तो इसमें हमें नहीं देखना है कुछ भी। फिर दूसरा है इफ रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। वो सुपर एनुएशन पूरा कर रहा है, रिटायर हो रहा है और उसने कुछ महीनों की छुट्टियां बचाई हुई है। मान लो उसने 25 महीने की छुट्टियां बचाई हुई है तो एम्प्लॉयर उसको उस हिसाब से लीव एंड कैश कर देगा, 25 महीने की छुट्टी दे देगा। अब अगर वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो उसका ये जो पूरा अमाउंट है, पूरा अमाउंट उसका टैक्स फ्री हो जाएगा। और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो फिर हमको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और आप देखेंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर आपका कैलकुलेशन के 4 कैलकुलेशन हैं। लीस्ट ऑफ द 4 कैलकुलेशन will be tax free out of the amount of leave encashment received by the employee. इसमें जो 4 कैलकुलेशन है, पहला कैलकुलेशन है अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड। ये हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि उसको 10 लाख रुपए लीव एनकैशमेंट मिला या 12 लाख लीव एनकैशमेंट मिला। दूसरा अमाउंट फिक्स है 3 लाख रुपए। ये जो फिगर्स होते हैं जहाँ फिक्स होते हैं ये कोर्ट केसेस में डिसाइडेड होते हैं। कोई कोर्ट केस हुआ है उसके अंदर ये हुआ है कि लीव एनकैशमेंट का जो टैक्स फ्री अमाउंट है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ें तो हमें गिवन है। तीसरा पॉइंट है हमारा एवरेज सैलरी इंटू 10। तो रूल है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, तो हमने कर दिया एवरेज सैलरी इंटू 10। डी पॉइंट हमने किया एवरेज सैलरी इंटू बैलेंस ऑफ लीव। बैलेंस ऑफ लीव माने उसकी जो लीव है वो कितनी बची हुई है उसके पास। लेकिन यहाँ बची हुई लीव में हमारा एक जो रेस्ट्रिक्शन है वो है कि इट शुड बी एज पर इनकम टैक्स रूल्स। तो अब यहाँ पे ये लीव एनकैशमेंट का टैक्स फ्री अमाउंट देखने के लिए वी नीड 2 कैलकुलेशन।
One is what is average salary means, other is how to calculate balance of leave as per income tax rules. So here average salary means average of last 10 months salary plus DA if under service terms plus commission if it is variable. So we need date of retirement and will count backward. जो पिछले 10 महीने हैं वो 10 महीने में उसको अगर उसकी सैलरी चेंज हो रही है, कुछ उसको पे स्केल से रिवाइज हो रहा है, तब तो कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें कहा जा रहा है उसको फिक्स 40,000 रुपये ही सैलरी मिल रही थी, डीए नहीं मिल रहा था, कमीशन भी नहीं था, तो यहाँ खाली 40 आएगा। 40 गुणा 10 डिवाइडेड बाय 10, तो वो एवरेज सैलरी भी 40 ही होगी। कैलकुलेशन कब हो जाती है? जब उसका पे स्केल होता है और पिछले 10 महीने में पे स्केल रिवाइज होता है। तो ये तो हमारी आसान कैलकुलेशन है। फिर जो थोड़ी समझने वाली कैलकुलेशन है हमारी, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट बैलेंस ऑफ लीव एज पर इनकम टैक्स रूल्स। So first we must know what are the income tax rules regarding balance of leave. So balance of leave should be calculated as 1 month leave allowed for 1 complete year of service. So what income tax is saying, when you have to calculate balance of leave for leave encashment, it should be calculated by this rule that employer has given him only 1 month leave for each complete year of service. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एम्प्लॉयर उसको, रूल अलग है, एम्प्लॉयर उसको 1 महीने से ज़्यादा की छुट्टी दे रहा है, एम्प्लॉयर 1.5 महीने की छुट्टी दे रहा है, 2 महीने की छुट्टी दे रहा है हर कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस में, तो वो आईटी रूल के हिसाब से उसका मैच नहीं बैठ रहा है, तो हमको सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर हमें कहा जा रहा है, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि उसने पूरी सर्विस पीरियड में 25 महीने की छुट्टी बचाई, और अगर हमें कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयर भी उसको हर साल 1 महीने की छुट्टी देता था, तब तो हम कह देंगे कि भाई इसका ये जो 25 महीने का बैलेंस है ये एज पर आईटी रूल्स। पर अब वो कह रहे हैं कि नहीं, एम्प्लॉयर ने तो उसको हर साल 2 महीने की छुट्टी दी थी, तो अब रूल मैच नहीं कर रहा है, तो हमको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस ले लिया, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 महीना है हमारा, और फिर हम क्या करेंगे कि उसमें से जितनी वो छुट्टी ले चुका है ये इन्फॉर्मेशन हमें दी जाएगी। मान लीजिए हमें ये कह रहे हैं कि उसने 20 साल जॉब किया और उसके एम्प्लॉयर ने उसको हर साल 2 महीने की छुट्टी दी, तो उसको टोटल 40 मंथ्स की लीव मिली, और अब उसके पास बैलेंस 10 मंथ्स का है, तो 40 में से 30 वो ले चुका है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि उसने लीव कितनी ली है, जो बचेगा वो आपका आ जाएगा बैलेंस एज पर आईटी रूल्स। इसको इलस्ट्रेशन में करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ये इलस्ट्रेशन 13 आपकी बुक में है, इसी को लिया है यहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं, हमारा एसएससी मानक चंद सेल्स मैनेजर है राजस्थान टेक्सटाइल भीलवाड़ा में, वो 10 दिसंबर 2019 1 दिसंबर को रिटायर हो गया, उसकी सर्विस पीरियड था 24 ईयर्स 11 मंथ्स। अभी तो यहाँ हमको कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस लेने, तो कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस हो गए 24 साल, 11 महीनों को हम इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पे उसकी सैलरी पे स्केल के हिसाब से थी। पे स्केल क्या था 30750 पर मंथ और 750 का इंक्रीमेंट मिलेगा। ये पे स्केल इसको लगाए 1 जुलाई 18 से, तो 1 जुलाई 18 से जून 19 तक तो इसको मिले 30,750, फिर 750 बढ़ जाएंगे तो इसकी जुलाई 2019 से सैलरी हो जाएगी 31,500। ये हम अभी आगे कैलकुलेट करेंगे। डीए उसका था 3,000 पर मंथ और अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, सर्विस टर्म्स के तहत डीए मिल रहा था, तो डीए इज इक्विवेलेंट टू सैलरी। अब उसको कह रहे हैं कि उसको एम्प्लॉयर कितनी अर्न लीव दे रहा था, 45 दिन हर सर्विस ईयर के लिए। इसका मतलब 1.5 महीना हो गया। अब आईटी रूल से मैच नहीं कर रहा है, तो हमको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और रिटायरमेंट के समय उसके पास 28 महीने का बैलेंस था, बट ये जो 28 महीने का बैलेंस है ये तो एम्प्लॉयर के रूल के हिसाब से था 1.5 महीना पर ईयर। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि अगर एम्प्लॉयर उसको 1 महीना हर सर्विस ईयर के लिए छुट्टी देता तो उसके पास कितनी छुट्टी बचती।
अब लीव एनकैशमेंट उसको मिल गया 9,66,000। तो अब हम देखें इसमें से कितना टैक्स फ्री होगा। 4 कंडीशन है। पहली अमाउंट तो रिसीव्ड एज लीव एनकैशमेंट वो हो गया 9,66,000। दूसरा 3 लाख रुपए फिक्स है। तीसरा हमें लेना है एवरेज सैलरी इंटू 10 और चौथा लेना है एवरेज सैलरी इंटू बैलेंस ऑफ लीव एज पर IT रूल्स। तो पहले तो हम निकालें एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी क्या हो जाएगी, दिसंबर में 1 दिसंबर को रिटायर हो गया, बाद पीछे के 9 महीने देखेंगे तो नवंबर बैकवर्ड्स, तो हमारा फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 10 मंथ्स हो गए। अब इसका क्या है, 10 मंथ की एक यूनिफॉर्म सैलरी नहीं है क्योंकि इसका इंक्रीमेंट हर साल जुलाई में लगता है। तो अब हमें देखना है फरवरी 19 में क्या मिल रहा था इसको। फरवरी 19 में मिल रहा था 30750, तो वो इसको मिलेगा जून तक, 5 मंथ्स हो गए। जुलाई से 750 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 31,500 इंटू 5। तो कुल 10 मंथ्स की सैलरी होगी 3,11,250। फिर DA इसको अंडर सर्विस टर्म्स मिल रहा है, 10 महीने का DA हो गया 30,000। कमीशन मिल ही नहीं रहा है, तो ये जो 10 मंथ्स का इसका हम लेते हैं 10 मंथ्स एवरेज ऑफ बेसिक पे DA इफ अंडर सर्विस टर्म्स, कमीशन इफ वेरिएबल। तो 10 मंथ्स का आ गया 341,250, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हमारे पास आ जाएगा 34,125। तो अब एवरेज सैलरी तो हमारा आ गया 34125, उसको थर्ड कंडीशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्थ में 16 कहाँ से आया, हमें तो कह रहे हैं उसका बैलेंस था 28 महीनों का, लेकिन यहाँ 16 आ गया, तो हमें देखना है। अब आप देखो IT रूल के हिसाब से उसको 1 महीना छुट्टी मिलनी चाहिए थी हर सर्विस पीरियड की। उसने कितना महीना काम किया, 24 साल। तो अगर एम्प्लॉयर उसको IT रूल से छुट्टी देता तो 24 महीने की टोटल छुट्टी देता। अब बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसने 24 सालों में जितनी छुट्टी ले ली वो माइनस कर दो। अब हमको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि 24 साल में उसने कितनी छुट्टी ली है, लेकिन हमें ये कहा जा रहा है कि अगर उसका एम्प्लॉयर उसको जो दे रहा है साल में 1.5 महीने की छुट्टी, तो उसके पास बैलेंस बच रहा है 28 महीने का। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने कितनी छुट्टी ले ली, 36 तो दी एम्प्लॉयर ने, 28 उसने बचा ली, तो ली कितनी, 8 महीने की छुट्टी। तो अब अगर उसको IT रूल से 24 महीने की छुट्टी मिलती तो 8 वो ले चुका है, तो बैलेंस कितना बचता, 16 महीने। तो ये हमारा 16 मंथ्स पिछली स्लाइड में फोर्थ कंडीशन में आ जाएगा 34125 इंटू 16। ये चारों हमने कैलकुलेशन कर ली। लीस्ट अमाउंट है 3 लाख। तो अब आप देखो वापस सॉल्यूशन में हम देखें, सॉल्यूशन में है अर्न लीव सैलरी रिसीव्ड 9,66,000 लेस एग्जेम्प्टेड। चारों में से लीस्ट अमाउंट थी 3 लाख, वो हमने एग्जेम्प्ट कर दी। तो जो उसको 9,66,000 मिले उसमें से टैक्सेबल होंगे 6,66,000। तो मेरे हिसाब से ये आपको लीव एनकैशमेंट समझ में आ गया होगा। आज ही में हम एक और देख लेते हैं, छोटा सा हमारा है, दैट इज कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलेंटरी रिटायरमेंट। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट क्या होता है, जब असेसी रिटायरमेंट की एज से पहले काम छोड़ना चाहता है। जैसे रिटायरमेंट की एज मोर ओवर आपकी 60 ईयर्स है, अब कोई 60 से पहले ही 50 ईयर्स में जॉब छोड़ना चाहता है, एम्प्लॉयर नहीं हटा रहा है उसको, वो जाना चाह रहा है, तो वो हो गया। सुनते हैं ना हम, कई लोगों ने VRS ले ली, VRS मैंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का एडवांटेज ले लिया, तो ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट होता है। फिर इसमें हमारा एक कंपनसेशन हम किसे कहते हैं। अब उसने क्या किया, काम जल्दी छोड़ दिया, तो एम्प्लॉयर उसको VRS लेने पे कंपनसेशन देता है, जो लमसम अमाउंट देगा उसे वो कहा जाता है कंपनसेशन। अब ये जो कंपनसेशन मिलता है, ये कंपनसेशन भी कब टैक्स फ्री होता है, एज पर रूल्स होता है, लेकिन कब होता है उसके लिए कंडीशन है। अगर एम्प्लॉय की एज या तो 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए या उसकी एटलीस्ट 10 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए, और वो एम्प्लॉय उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पोस्ट वो छोड़ रहा है एम्प्लॉयर ने वो पोस्ट पे कोई और नया अपॉइंटमेंट नहीं करना है, तब तो उसका कंपनसेशन ये एज पर रूल्स एग्जेम्प्टेड होगा। रूल क्या है, पहला है फिक्स 5 लाख,
अभी अभी कोर्ट से डिसाइडेड, जहाँ पे भी हम ये फिक्स फिगर देखते हैं, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, कंपनसेशन, इसका मतलब है कभी भी कंपनसेशन 5 लाख से ज्यादा टैक्स फ्री नहीं होगा। फिर हमारा है 3 इंटू सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस, और तीसरा है सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, कि वो कितने साल पहले, वो 5 साल पहले नौकरी छोड़ रहा है तो उसके महीने कितने बचे, 60, तो यहाँ 60 आ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ सैलरी का सिंपल मीनिंग है सैलरी लेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए, कब लेंगे, अगर डीए उसको अंडर सर्विस टर्म्स मिल रहा है, और इसमें हम तो लास्ट महीने का लेते हैं तो कोई एवरेज का झंझट नहीं। अब हम देखें इलस्ट्रेशन 14, धर्मेंद्र हमारा एम्प्लॉय है, उसने वीआरएस लिया, उसको 6 लाख रुपीस कंपनसेशन मिला। अब कह रहे हैं कंपनी की नॉर्मल एज रिटायरमेंट की थी 60 साल, और जो धर्मेंद्र है हमारा असेसी, उसने वो 45 साल का था और उसने 20 साल की सर्विस कंप्लीट करी है, तो अब उसके 15 साल और बच रहे हैं अभी रिटायरमेंट में। तो अब हम देखें उसका कंपनसेशन कैसे टैक्स फ्री होगा। 3 कंडीशन चाहिए, 6 लाख रुपए तो उसको मिला है, उसमें से कौन सा टैक्स फ्री होगा, तो वर्किंग नोट देखते हैं। देखो आप वर्किंग नोट इसी में ही देख लेते हैं हम। पहला हमारा है 5 लाख रुपए, 5 हमने ले लिया। फिर हमारा है सैलरी ऑफ 3 मंथ्स फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, 20 साल की नौकरी है उसकी, सैलरी अभी लास्ट सैलरी 10,000 है और डीए उसको मिल रहा है 6,000, 6 में से आधा अंडर सर्विस है तो आधा ही हम यहाँ पे ले लेंगे, 6,000 का 50% 3,000, तो 10 प्लस 3 13,000 हमारी सैलरी हो जाएगी। तो सैलरी इंटू 3 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, 20 दिया हुआ है हमें, ये आ गया 780। फिर हमारा है सैलरी इंटू रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस, तो उसको 15 साल रह रहे हैं, हमने लिखा है रिमेनिंग मंथ्स, तो 15 साल में मंथ्स कितने होंगे, 15 इंटू 12, तो ये हमने निकाल लिया। तो अब आपका क्या हुआ, यहाँ पर सबसे लीस्ट अमाउंट कितनी हुई, 5 लाख, तो जो उसको कंपनसेशन मिला है उसमें से 5 लाख उसका टैक्स फ्री हो जाएगा, 6 लाख उसको मिला, 1 लाख उसके टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमने ऐसे देख लिया कि किस तरीके से अगर हमारे एम्प्लॉय को लीव एनकैशमेंट मिल रहा है या कंपनसेशन मिल रहा है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। So I hope all of you understand this concept. If there is any doubt, when we will keep doubt session, our doubt class, we'll discuss those doubts. So you please note down your doubts and go through these illustration thoroughly. Okay girls, thank you.